बात से अवगत हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तो तब से यहाँ खासकर दलित व अति पिछड़े वर्ग के लोगों का हर स्तर पर लगातार उत्पीड़न हो रहा है। और जब से केंद्र में बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो तब से इसी प्रकार अब पूरे देश में भी इन वर्गों का लगभग सभी क्षेत्रों में काफी ज्यादा उत्पीड़न व शोषण आदि हो रहा है। इसके अनेकों उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। उनके मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं देश में खासकर दलितों व आदिवासियों के मामले में उनकी खराब स्थिति को मद्देनजर रखते हुए कुछ जरूरी मुद्दों को लेकर केंद्र की वर्तमान सरकार की जातिवादी सोच व उनकी गलत नीतियों पर अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया जाहिर करना मैं जरूरी समझती हूँ। और इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पूरे देश भर में इन वर्गों के लोगों के प्रति बीजेपी व इनकी सरकार की हिंदुत्व पर आधारित जातिवादी सोच अभी तक भी अधिकांश नहीं बदली है। जिन्होंने विशेष तौर से दलित उत्पीड़न के मामले में इस बार कांग्रेस पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के भी लगभग यहाँ सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और वैसे इस संबंध में आप लोगों को ये मालूम है कि जब भी केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो तब इनकी सरकार के एजेंडे को खास तौर से हिंदुत्व व जातिवादी मानसिकता के आधार पर तैयार करने वाली इनकी विशेष संस्था आरएसएस ने और साथ ही बीजेपी व इनकी सरकार के इसी आरएसएस सोच की मानसिकता रखने वाले कट्टरवादी सांसदों, मंत्रियों व उच्च पदों पर बैठे लोगों ने कभी भारतीय संविधान की तो कभी आरक्षण की समीक्षा करने की आड़ में तो कभी भारतीय संविधान की समीक्षा करने की आड़ में तो कभी आरक्षण की समीक्षा करने की आड़ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों के कारण इन वर्गों के लोगों को आरक्षण व अन्य और जो भी इनको कानूनी अधिकार व सुविधाएं आदि मिली हैं तो उन्हें भी इन्होंने खत्म करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन हमारे इन लोगों के व खासकर बीएसपी के सजग रहने की वजह से अभी तक ये विरोधी लोग अपने इस खास मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने केंद्र में अपनी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी की ताकत के जरिए खासकर इनके सरकारी नौकरियों के आरक्षण के कोटे को हर स्तर पर काफी हद तक खाली रखने व कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी मिलीभगत से पदोन्नति में आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने तथा लगभग सभी बड़ी सरकारी योजनाओं को प्राइवेट सेक्टर में देकर कार्य कराने आदि के कारण इन लोगों के आरक्षण की व्यवस्था को जमीन पर उतारने की बजाय इसे अब एक प्रकार से कागजी प्रावधान ही बनाकर रख दिया है। और इसके लिए हमारी पार्टी कांग्रेस व बीजेपी इन दोनों पार्टियों को ही मुख्य तौर पर जिम्मेवार व कसूरवार भी मानकर चलती है। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो केंद्र में इनकी भाजपा सरकार की लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन भी इन वर्गों के आरक्षण के विरोध में खुलकर सामने आती हुई हमें नजर आ रही है। जिन्होंने अभी हाल ही में अपने एक कार्यक्रम में तो इनके जाति आधारित आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था की समीक्षा करने की मांग की है, जो इनकी घोर दलित विरोधी संकीर्ण सोच का प्रतीक है, जिसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। जबकि सही मायने में इनको ये मालूम होना चाहिए कि जिस भारत जैसे देश व समाज में हर क्षेत्र में व हर स्तर पर
जन्म के आधार पर जातिवादी व्यवहार का प्रचलन आम बात हो, तो वहां उस जात पात के अभिशाप के संवैधानिक निदान को समाप्त करने की बात करना इन वर्गों के लिए अति अन्याय, शोषण व उत्पीड़न एवं अमानवीयता को और ज्यादा बढ़ावा देना ही होगा। हालांकि भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संबंध में ये कहा है कि यहाँ अपने देश में अंतर जातीय खान पान व अंतर जातीय विवाह आदि की इक्का दुक्का घटनाओं से जाति व्यवस्था समाप्त होने वाली नहीं है। जाति एक मानसिकता है, ये एक प्रकार का मानसिक रोग है तथा हिंदुत्व आधारित शिक्षाएं इस बीमारी का मुख्य कारण है। अर्थात एक कड़वी चीज को मीठा नहीं बनाया जा सकता है, किसी भी चीज का स्वाद बदला जा सकता है, परंतु जहर को अमृत कभी नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रकार समाज में हजारों वर्षों से जाति के नाम पर चला आ रहा भेदभाव, असमानता व शोषण एवं अन्याय अगर जाति पर आधारित है तो उसका समाधान भी फिर जाति आधार पर ढूंढना होगा। यही आदर्श स्थिति है। इसलिए इनके द्वारा जाति आधारित आरक्षण की समीक्षा करने की जो बात कही गई है वह उनके एक जातिवादी सोच की उपज होने की शंका जाहिर करती है। और वैसे भी ये सर्वविदित है कि आरएसएस की संकीर्ण व घातक मानसिकता रखने वाले लोगों द्वारा आए दिन खासकर आरक्षण की समीक्षा करने की बात करने का अर्थ उस व्यवस्था को समाप्त करना ही होता है जिससे छुटलाया नहीं जा सकता है। इसके साथ ही इनको ये भी मालूम होना चाहिए कि देश के कुछ राज्यों में इसी मानसिकता के तहत चलकर किसी भी समाज की महिलाओं को आज भी कुछ मंदिरों में उन्हें पूजा पाठ आदि करने के लिए नहीं जाने दिया जाता है, जिसको लेकर इस समय महाराष्ट्र स्टेट के एक मंदिर प्रकरण में वहाँ महिलाओं का जबरदस्त प्रदर्शन भी चल रहा है। हालांकि इस संबंध में मेरा ये कहना है कि यहाँ अपने देश में ये कैसी विडंबना है कि जिन मंदिरों में पुरुष मठाधीश व पुजारी लोग महिलाओं को पूजा पाठ आदि करने से रोक रहे हैं, तो उन्हें इस बात को भी जरूर ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि उनको जन्म देने वाली भी महिलाएं हैं जिनकी ये लोग अब इस प्रकार से उपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिलाओं को पुरुषों के बराबर सभी प्रकार के कानूनी अधिकार देने के लिए अपने जीते जी संसद में हिंदू कोड बिल को पास कराना चाहते थे, जिससे उस समय इसी किस्म की मानसिकता रखने वाली पार्टियों ने इसे संसद में पास नहीं होने दिया था। हालांकि जिससे दुखी होकर फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय अपने कानूनी मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ साथ केंद्र की वर्तमान सरकार के बारे में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व इनकी केंद्र की सरकार द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थ में इन वर्गों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आदर सम्मान देने के नाम पर अब आए दिन किस्म किस्म की घोषणाएं आदि की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी आड़ में पूरे देश में खासकर दलित समाज के लोगों का बड़े पैमाने पर अपमान व शोषण आदि भी किया जा रहा है, और जिस पर वर्तमान केंद्र की सरकार अधिकांश चुप्पी ही साधे हुए रहती है। और इतना ही नहीं बल्कि जब से सरकार के एक मंत्री श्री बीके सिंह ने इन वर्गों के लोगों के प्रति जिस प्रकार के अभद्र व अति आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी केंद्र की सरकार ने इनके विरुद्ध अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं किया है। तो तब से इन वर्गों के लोगों के ऊपर हर स्तर पर पहले से भी कहीं ज्यादा अन्याय व अत्याचार हो रहा है, और इसी का ही परिणाम है कि अब पूरे देश में दलितों के ऊपर अन्याय व अत्याचार होने की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, जिसमें पर्दे के पीछे से आरएसएस व इनके अन्य सभी भगवा संगठनों का बहुत बड़ा हाथ है, और जिसकी वजह से ही अभी हाल ही में हैदराबाद के एक दलित छात्र श्री रोहित वेमुला को भी अपनी आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसके साथ ही जिन हालातों में इस छात्र ने अपनी आत्महत्या की है,
तो उसकी अभी तक भी पूरे देश में काफी कड़ी निंदा व आलोचना भी हो रही है। और इस अति दर्दनाक घटना को लेकर हमारी पार्टी काफी ज्यादा दुखी व चिंतित भी है, जबकि इस प्रकरण का जबरदस्त विरोध अभी हाल ही में दिनांक 22 जनवरी को लखनऊ में हुए केंद्र सरकार के 2 कार्यक्रमों में खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी झेलना पड़ा है। और साथ ही फिर इस प्रकरण में भावुक होकर इनके इस विरोध से इनको जैसे तैसे करके अपना पीछा भी छुड़ाना पड़ा है, और जिससे फिर इस विरोध को इनकी पार्टी द्वारा इसे गलत ठहराना संबंधित छात्र के साथ साथ पूरे दलित समाज का भी बहुत बड़ा अपमान ही इसे माना जाएगा। इसके साथ ही इस संदर्भ में हमारी पार्टी का ये भी कहना है, इस प्रकरण की जांच के लिए घोषित की गई न्यायिक जांच कमेटी के जरिए यदि संबंधित छात्र श्री रोहित को मरने के बाद भी सही न्याय नहीं मिलता है, तो फिर इस प्रकरण पर सही मायने में यही माना जाएगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का यहाँ लखनऊ के कार्यक्रम में आकर खासकर श्री रोहित के मामले में भावुक हो जाना केवल इनकी एक सोची समझी राजनीतिक स्वार्थ से भरी साजिश ही थी। अर्थात यहाँ उत्तर प्रदेश के दलितों का वोट अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इनकी ये केवल कोरी ड्रामेबाजी ही थी, और साथ ही उस दिन उनके आंसू भी वास्तव में एक घड़ियाली आंसू ही थे। और वैसे भी हमारी पार्टी को अभी तक ऐसा नहीं लगता कि संबंधित प्रकरण को लेकर घोषित की गई न्यायिक जांच कमेटी द्वारा पीड़ित परिवार को समय से सही न्याय मिल पाएगा। और इसकी मुख्य वजह यह है कि शुरू से ही सरकार इस प्रकरण से जुड़े मुख्य दोषी लोगों को पूरे जी जान से अभी तक भी उन्हें बचाने में लगी हुई है, और इसकी खासकर मीडिया आदि के जरिए भी हमें काफी कुछ जानकारी मिल रही है। और ऐसी स्थिति में फिर हमें इस प्रकरण से जुड़े वास्तविक दोषी लोगों के पकड़े जाने की बिल्कुल भी संभावना नजर नहीं आती है। इसलिए इस प्रकरण में इन सब हालातों को भी हमारे लोगों को ध्यान में रखकर चलना होगा। संक्षेप में अब मेरा यही कहना है कि वर्तमान केंद्र की भाजपा व श्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा खासकर यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तारीफ करने से तथा इनके समाज के अन्य और संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर मान्यवर श्री कांशीराम जी को भी भारत रत्न की उपाधि आदि देने से, मतलब अभी दी नहीं है ऐसा सोच सकते हैं, देने से या फिर इनकी यानी कि आरएसएस व बीजेपी की विचारधारा से पूर्ण रूप से रंगे हुए किसी भी दलित वर्ग के व्यक्ति को उत्तर प्रदेश या किसी भी स्टेट का या राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया का भी इनकी पार्टी का अध्यक्ष बनाने से या फिर केंद्र व देश के किसी भी राज्य में इस पार्टी की अर्थात बीजेपी की सरकार बनने पर यहाँ दलित वर्ग के व्यक्ति को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आदि बनाने से भी पूरे देश के दलित वर्ग के लोग इनमें से किसी भी प्रलोभन के बहकावे में आकर इनसे आसानी से प्रभावित होने वाले नहीं है, बल्कि इसके लिए इनको सही मायने में इन वर्गों की सुरक्षा करने के साथ साथ इनके विकास व उत्थान के लिए भी कुछ जरूरी ठोस कदम उठाने होंगे, जिनका मैं अनेकों बार संसद के अंदर व संसद के बाहर भी जिक्र कर चुकी हूँ, और जिनकी तरफ इस सरकार के लोग अभी तक भी जानबूझकर अपना मुंह मोड़े हुए हैं। और इसी प्रकार ना ही अन्य पिछड़े वर्ग व धार्मिक अल्पसंख्यक एवं अपर कास्ट समाज के लोग भी इनसे प्रभावित होने वाले हैं, जब तक इनके विकास व उत्थान में भी इनकी सरकार द्वारा जरूरी सकारात्मक कदम नहीं उठाए जाएंगे। जबकि वास्तव में इन सब मामलों में पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार भी अभी तक हमें अधिकांश खामोशी नजर आती है। इससे भी इन सभी विरोधी पार्टियों की खासकर यहाँ दलितों के मामले में इनकी दलित विरोधी जातिवादी मानसिकता आज भी साफ झलकती है। इसके साथ ही इन लोगों के ऊपर इस प्रकार के अनेकों और जुर्म जातियों, शोषण व अन्याय संबंधी लगातार होने वाली अत्यंत ही दुखद व कष्टदायी घटनाओं से ये और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाता है कि देश में आरएसएस की मानसिकता रखने वाली भाजपा व इनकी सरकार तथा इनके सांसद
एवं मंत्रीगण आदि की सोच व व्यवहार, खासकर यहाँ देश के दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से विशेष तौर से मुस्लिम समाज के करोड़ों लोगों के प्रति कितनी ज्यादा घातक, क्रूर व जातिवादी एवं अमानवीय है। यही मुख्य कारण है कि केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद से पूरे देश भर में इन सभी वर्गों के लोगों के ऊपर जुर्म, जाति व शोषण आदि की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इनके ऐसे आपराधिक दोषी लोगों के खिलाफ भाजपा व उनकी सरकारों का रवैया कानून के मुताबिक नहीं होकर काफी नरम व उदार होता है, जिससे ऐसे तत्वों का लगातार मनोबल बढ़ रहा है। इसके अलावा भाजपा के प्रमुख नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ साथ भाजपा के सांसद व मंत्रीगण आदि भी ज्यादातर अमर्यादित होकर आए दिन अक्सर ऐसे गलत व अशोभनीय एवं जातिवादी बयान देते रहते हैं, जिससे देश का पूरा सामाजिक, राजनीतिक व सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है और इससे फिर दूसरे लोगों को भी जघन्य अपराध करने की हिम्मत बढ़ती है। ऐसे ज्यादातर मामलों में या तो कानून को अपना काम ठीक ढंग से नहीं करने दिया जाता है या फिर कानून को लागू करने वाले लोग खामोशी बने रह जाते हैं। इन्हीं सब कारणों के से ही आज आजादी के बाद भी भारत में पहली बार ऐसा गलत माहौल बना हुआ है कि भाजपा के अनेकों सांसद व मंत्रीगण आदि संगठित होकर अपने आचार व्यवहार से यहाँ संवैधानिक मान मर्यादाओं का खुलेआम मखौल उड़ा रहे हैं और जले पर नमक छिड़कने के लिए देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने संविधान की शपथ लेने वाले अपने मंत्रियों आदि को भी बिल्कुल भी बेलगाम छोड़ दिया है और इनकी इस प्रकार की घृणित जातिवादी मानसिकता से प्रभावित नीति व व्यवहार का हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और वैसे भी भाजपा के इस प्रकार के आचार व्यवहार से देश का हित कभी भी होने वाला नहीं है। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार खासकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय व जामिया मिलिया इस्लामिया को उसकी स्थापित मान्यता व पहचान के विरुद्ध जाकर इन दोनों ही उच्च शिक्षा संस्थानों को काफी संघर्ष के बाद मिले अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा छीनकर एक प्रकार से यहाँ देश के धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के छात्रों को यतीम बनाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है, जबकि केंद्र सरकार का ये घोर सांप्रदायिकता से प्रेरित अति निंदनीय कदम है। ऐसी संकीर्ण सोच से देश की प्रतिष्ठा भी प्रभावित होती है। इसके साथ ही इन दोनों संस्थानों से अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा छीनने का केंद्र की भाजपा सरकार का ये प्रयास वास्तव में पूरे तौर से राजनीति से प्रेरित लगता है, ताकि कुछ ही महीनों के बाद खासकर उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में वोटों को जाति व मजहब के नाम पर बांटकर यहाँ अपने साथ साथ सपा का भी उल्लू सीधा किया जा सके। इसके साथ ही अलीगढ़ व जामिया इन दोनों उच्च शिक्षा संस्थानों के अल्पसंख्यक दर्जे के विरुद्ध अपने फैसले के पीछे जो बात भाजपा सरकार कह रही है वह वास्तव में कोई ठोस तर्क नहीं है। अर्थात इनके तर्क के मुताबिक भाजपा का इस संबंध में ये कहना कि अलीगढ़ व जामिया इन दोनों संस्थानों का अल्पसंख्यक का दर्जा समाप्त होने से फिर वहां देश के दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों को शिक्षा प्राप्त करने में काफी सहायता मिलेगी, लेकिन हमारी पार्टी बीजेपी के इस तर्क से कतई भी सहमत नहीं है और इस संबंध में हमारी पार्टी का ये कहना है कि अपने देश में मुस्लिम, सिख, ईसाई व बौद्ध आदि ये सभी धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग ज्यादातर यहाँ अपने इसी देश के मूल निवासी हैं। इसके साथ ही इन सभी धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों में से लगभग 90% ऐसे लोग हैं जो मूल रूप से पहले हिंदू धर्म में दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्गों के लोग ही कहलाते थे, जिन्होंने यह हिंदू धर्म में जातिवादी मानसिकता की सोच से जुड़े उच्च वर्गों के लोगों की जुर्म जातियों से तंग आकर समय समय पर अपना ये धर्म बदल लिया था
और फिर वे अधिकांश यहाँ मुस्लिम, सिख, ईसाई व बौद्ध आदि ही बन गए हैं। इसी आधार पर हमारी पार्टी धर्म परिवर्तन करने वाले उन तमाम लोगों को इन्हें अपने समाज का ही अंग मानकर चलती है और इसी कारण इनकी वर्तमान की दुख तकलीफों को ध्यान में रखकर ही हमारी पार्टी धर्म परिवर्तन करने वाले इन सभी धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी आरक्षण की सुविधा देने की हमेशा पक्षधर रही है और इसके लिए केंद्र की सरकार से लगातार मांग भी कर रही है, जिसे अभी तक भी मंजूर नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में खासकर देश स्तर पर मुसलमानों के पास देश में जो उच्च स्तर की 2 शिक्षण संस्थाएं हैं, उन्हें उनका अल्पसंख्यक होने का दर्जा लगातार जारी रखना चाहिए, न कि थोड़ी बहुत उच्च शिक्षा अलीगढ़ व जामिया के इन दोनों संस्थानों के माध्यम से जो यहाँ हमारे कन्वर्टेड दलितों व अति पिछड़े वर्गों के लोगों को मिल रही है, उसे खत्म करने की एक घिनौनी साजिश में कोशिश करनी चाहिए। इसलिए इस संबंध में केंद्र की भाजपा सरकार के दलित व अति पिछड़ों से संबंधित दिए गए इस तर्क को हमारी पार्टी इसे पूर्ण रूप से गलत, अनुचित व षड्यंत्रकारी ही मानती है तथा इनके इस प्रयास का घोर विरोध भी करती है। जबकि सही मायने में इन्होंने यहाँ दलितों व अति पिछड़ों को तो उच्च शिक्षा से जानबूझकर हमेशा इन्हें दूर रखा है। इसके अलावा केंद्र की भाजपा सरकार को यदि इन वर्गों की अर्थात दलितों व अति पिछड़ों की खासकर शिक्षा के मामले में इतनी ही चिंता है, तो फिर इनको सबसे पहले देश भर में प्राथमिक व माध्यमिक आदि सरकारी स्कूलों की खराब हालत को तत्काल सुधारना चाहिए, जिसकी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरह वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार का भी अभी तक ध्यान नहीं जा रहा है, जिनमें लगभग इन्हीं वर्गों के अधिकांश बच्चे गांव व देहातों के उन्हीं अति दयनीय एवं बदहाल विद्यालयों में पढ़ने के लिए मजबूर है। इसके साथ ही यदि दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के प्रति बीजेपी व वर्तमान केंद्र की सरकार का इतना ही लगाव है, तो फिर इनको जल्दी ही इन वर्गों के छात्रों के लिए निजी क्षेत्र के स्कूलों में भी आरक्षण की विशेष व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि शिक्षा के मामले में इनका हजारों साल की उपेक्षा के कारण घोर पिछड़ापन थोड़ा बहुत दूर हो सके। लेकिन ये सब सकारात्मक व ठोस कदम उठाने की बजाय अब ये केंद्र की सरकार यहाँ ध्रुवीकरण के जरिए टकराव की राजनीति करने पर पुनः उतारू लगती है और ये काफी ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सब बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार की कथनी व करनी के अंतर को भी दर्शाता है। और इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों के अर्थात दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार का भी रवैया अधिकांश मामलों में हमें यहाँ लगभग बीजेपी व आरएसएस की सोच वाला ही नजर आता है, जिसकी वजह से खासकर दलित वर्ग के कर्मचारी व पदाधिकारी कर्मचारी व अधिकारी अपने पदोन्नति में आरक्षण को बरकरार रखने के लिए केंद्र व उत्तर प्रदेश की सपा सरकार के खिलाफ भी आए दिन यहाँ धरना प्रदर्शन आदि ही करते रहते हैं, जिन्होंने अर्थात खासकर सपा सरकार ने यहाँ इस मामले में अब तक उत्तर प्रदेश के दलित कर्मचारियों व अधिकारियों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। इसी प्रकार केंद्र की सरकार की तरह ही सर्व समाज में से खासकर गरीबों, मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों, व्यापारियों एवं अन्य क्षेत्रों में लगे लोगों के प्रति भी यहाँ की सपा सरकार का रवैया भी हमें कोई खास सकारात्मक नजर नहीं आता है और विशेष तौर से प्रदेश की कानून व्यवस्था के मामले में प्रदेश की कानून व्यवस्था के मामले में तो इस सरकार का शुरू से यहाँ काफी ज्यादा बुरा हाल रहा है और अभी भी है, जिसकी खास वजह से ही अब यहाँ प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भी इस बात का काफी हद तक अंदेशा हो चुका है कि अब ये पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर फिर से या कतई भी काबिज होने वाली नहीं है। इसलिए अब ये पार्टी व इनकी सरकार के सभी स्तर के लोग जनता के हितों के लिए कुछ कार्य करने की बजाय अधिकांश ये लूट खसोट के कार्यों में ही लगे हुए हैं, जिसके कारण
अब यहाँ प्रदेश में पहले से भी और ज्यादा कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और इस मामले में अब तो सपा मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव ने भी अपनी पार्टी की सरकार के बारे में ये सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर लिया है कि उत्तर प्रदेश सपा सरकार में हर तरफ लूट मची हुई है। हालांकि उन्होंने अपने पुत्र मोह के कारण सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का नाम तो नहीं लिया है, किंतु फिर भी ये स्पष्ट है कि सपा प्रमुख अपनी पार्टी की पूरी सरकार को भ्रष्ट व भ्रष्टाचार में लिप्त मानते हैं। ये उन पर शायद जनता का जबरदस्त दबाव भी माना जाएगा, जो सपा प्रमुख अपनी सरकार के संबंध में इस कड़वी सच्चाई को मानने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसके अलावा इस समय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार की भी अधिकांश मामलों में स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है। ऐसे हालातों में जब उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा के आम चुनाव होने के लिए बहुत कम समय रह गया है, तो अब ये दोनों पार्टियां अर्थात बीजेपी व सपा यहाँ उत्तर प्रदेश में अंदर अंदर आपस में मिलकर अपनी इन सब कमियों पर से प्रदेश की जनता का ध्यान हटाने के लिए यहाँ किसी न किसी मुद्दे पर सांप्रदायिक तनाव आदि पैदा करके अब इस चुनाव को धार्मिक रंग देने का भी पूरा प्रयास कर सकती है, जिससे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को भी कदम कदम पर जरूर सावधान रहना है। इन दोनों पार्टियों के साथ साथ यहाँ खासकर उत्तर प्रदेश में पिछले काफी वर्षों से ऑक्सीजन पर चल रही कांग्रेस पार्टी के बारे में भी मेरा ये कहना है कि इस समय कांग्रेस पार्टी भी अपने आप को ऑक्सीजन से बाहर निकलने के लिए यहाँ बीजेपी व सपा की तरह ही किस्म किस्म की नाटकबाजी आदि करने में लगी हुई है और इसके लिए ये लोग बीच बीच में यहाँ अपनी पार्टी के युवराज को अक्सर पैदल मार्च आदि भी कराते रहते हैं और इसके साथ ही ये लोग खासकर किसी भी गरीब व दलित व्यक्ति के घर में खुद ही इनके लिए खाने व ठहरने आदि का प्रबंध करके फिर इनके नाम पर आए दिन खूब नाटकबाजी आदि भी करवाते रहते हैं। इस प्रकार इनके इस किस्म के अन्य और नाटकों को भी प्रदेश की जनता अक्सर यहाँ देखती रहती है और अब अंत में मेरा यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन व खुशहाली के साथ जिंदगी व्यतीत करने के लिए यहाँ की जनता को इन सभी विरोधी पार्टियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इनके हर प्रकार के हथकंडों से कदम कदम पर जरूर सावधान रहना है। तभी फिर बीएसपी यहाँ सत्ता में आकर सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय का वातावरण पैदा कर सकती है और इस समय जो उत्तर प्रदेश में जो आपराधिक तत्व खुलेआम घूम रहे हैं और जिनकी जगह जेल की सलाखों के अंदर होनी चाहिए, तो जब बीएसपी सत्ता में आ जाएगी तो उत्तर प्रदेश में जो गुंडे बदमाश माफिया अराजक सांप्रदायिक व अन्य आपराधिक तत्व हैं तो उनको फिर बिना कोई देरी किए हुए जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाएगा। ऐसा मैं उत्तर प्रदेश की जनता को मीडिया के माध्यम से उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। इन्हीं लफ्जों के साथ अब मैं अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप लोगों को लंच के लिए आग्रह करती हूँ। धन्यवाद। मेरे ख्याल आप जो मैंने बोला है आप मेरी बात को समझ नहीं सके हैं। हम लिखित में प्रेस नोट जारी कर देंगे, आप उसको पढ़ लेना। इन सारी बातों का जवाब आ चुका है। पूछे भाई कोई और? बस, थैंक यू।